हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। हमारे एंशिएंट लिटरेचर में टोटल 64 हैंडीक्राफ्ट्स एंड फाइन आर्ट्स को मेंशन किया है। उसमें से कुछ टाइप्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। बहुत ही लेंथी चैप्टर है, लेकिन हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। साथ साथ में नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में साइंस की प्लेलिस्ट एंड सोशल साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें बताया है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ही ज्यादा रिच है। कल्चरल हेरिटेज के अंदर दो टाइप के हेरिटेज आते हैं। एक होता है मटेरियलिस्टिक हेरिटेज और दूसरा होता है जेनेटिकल हेरिटेज। पहले हम डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या होता है। ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी चाइल्ड को मिलता है, जैसे कि फिजिकल फीचर्स है या मेंटल फीचर्स है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमारे रिलेटिव्स कहते हैं कि इसकी जो आईज है वो उसके फादर जैसी है, इसका जो नोज है वो उसके मदर जैसा है, इसके जो ईयर्स है वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स जैसे हैं। तो ऐसी कोई भी फिजिकल या तो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी चाइल्ड को मिलती है फ्रॉम देयर पेरेंट्स बाय बर्थ, उसको हम कहते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस। वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक किसी भी चाइल्ड को उसके पेरेंट्स से मिलती है। दूसरी जो हेरिटेज होती है वो होती है मटेरियलिस्टिक हेरिटेज, जहां पे हम मटेरियल की बात करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज है, लैंड है, हाउस है, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिलता है। जैसे कि मान लो कि आपका जो हाउस था वो पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे था, फिर आपके फादर के नाम पे या मदर के नाम पे वो हाउस ट्रांसफर होता है। आगे जाके वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, आपके बाद आपके चिल्ड्रंस को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंसेस्टर्स, उस हेरिटेज को हम कहते हैं मटीरियल हेरिटेज। जो फिजिकल फीचर्स और मेंटल फीचर्स हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, उनको हम जेनेटिक हेरिटेज कहते हैं, और जो मटेरियल वाली चीजें हमें पेरेंट्स से मिलती है उसको हम मटेरियल हेरिटेज कहते हैं। अब कल्चर हेरिटेज की हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि कोई भी इंसान अपना माइंड यानी कि इंटेलेक्ट और अपनी स्किल का यूज करके कोई भी चीज को क्रिएट करता है तो वो एक कल्चरल हेरिटेज है। जैसे कि कोई पर्सन जो है अपना ब्रेन यूज करता है, अपना स्किल यूज करता है घर बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए, टेम्पल्स बनाने के लिए, गार्डन्स बनाने के लिए, वहां पे ब्रेन का यूज होता है, स्किल का यूज होता है। तो उस चीज को हम कहते हैं कि कल्चरल हेरिटेज है। कल्चरल हेरिटेज की एक और डेफिनेशन है कि जो हम हमारे कस्टम्स, रिचुअल्स यानी कि रीति और रिवाज और लाइफस्टाइल जो हमने हमारे एंसेस्टर्स से अडॉप्ट की है, वो भी कल्चरल हेरिटेज का ही पार्ट है। हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, हम हमारे पेरेंट्स को देखते हैं कि वो कौन से टाइप के रीति रिवाजों को वो फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को हम अब हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं। तो ये भी कल्चरल हेरिटेज का ही पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कल्चरल हेरिटेज में आती है, जैसे कि एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डेली लाइफ, फेस्टिवल, एंटरटेनमेंट, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, बिलीफ्स एंड स्किल्स, ये सब कुछ कल्चरल हेरिटेज का ही पार्ट है। अब यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। हमारे एंशियंट लिटरेचर में टोटल 64 आर्ट फॉर्म्स को मेंशन किया है। उन 64 आर्ट फॉर्म्स में से कुछ आर्ट फॉर्म्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट,
वर्कमैनशिप जिसको स्किल बेस्ड वर्क भी कहा जाता है, कसब, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। हम साथ साथ में ये भी जानते हैं कि जो हमारी एंशिएंट करेंसीज थी वो बहुत ही वैल्यूएबल थी। पहले के टाइम पे गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स और दूसरे मेटल के कॉइन्स यूज किए जाते थे। इंडिया जो है वो उस टाइम पे बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री था, बहुत ही रिच कंट्री था, इसलिए विजिटर्स जो है वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होके बिजनेस करने के लिए आए थे। हमें यह भी याद रखना है कि वर्ल्ड योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिशंस। इंडियन आर्टिशंस कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स जो है वो कैरी करते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम और वो इंडिया की आइडेंटिटी बन चुके हैं। हमें पता है कि इंडियन आर्टिशंस बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं। उन्होंने बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स को अपने लाइफ में कंटिन्यू किया है, वर्क किया है उसके ऊपर, जैसे कि वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, इनेमल वर्क, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, कीक वर्क, डायमंड और उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडियन आर्टिशंस परफॉर्म करते हैं। उसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है क्ले वर्क। ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आप लोगों को बोर्ड में रिपीटेडली 3 मार्क्स में पूछा जाता है। हमें पता है कि ह्यूमंस और क्ले का जो रिलेशन है वो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। हमारी जो पूरी लाइफ है वो क्ले के अराउंड जो है सराउंडेड है। हम जब क्रेडल में थे तो उस टाइम पे भी क्ले का यूज करते थे, और जब डेथ होती है तो भी जब हम ग्रेव में चले जाते हैं, यानी कि जब डेथ हो जाती है तो भी क्ले में हम मिल जाते हैं। तो जब भी मेटल्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस टाइम पे क्ले वर्क होता था, जैसे कि क्ले का यूज करके टॉयज बनाए जाते थे, पॉट्स बनाए जाते थे, पिक्चर्स जेने गुजराती में गरबो कहवाय वो बनाए जाते थे, अर्थन लैम्प्स यानी कि मिट्टी के दिए, क्ले का स्टव जिसको चूल्हा कहते हैं वो भी क्ले का बनता था, क्ले के वेयर्स बनाते थे पॉटर्स, जैसे कि कोई भी ग्रेन्स है, राइस है, वीट है, उसको स्टोर करने के लिए वेसल बनाना, मिल्क भी क्ले के पर्टिकुलर यूटेंसिल के अंदर स्टोर करते थे, घी को, कर्ड को, बटर मिल्क को, जो सारी चीज़ें अभी हम मेटल के वेसल में स्टोर करते थे वो सब कुछ पहले क्ले के वेसल में ही स्टोर किया जाता था। उस टाइम पे किचन के जितनी भी चीज़ें होती थी वो क्ले से ही बनाई जाती थी। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना। इवन उस टाइम पे जो लोगों के घर हैं, जैसे कि कुबाज है जिसको हट कहा जाता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका प्लास्टर भी काऊ का डंग और क्ले का यूज करके ही किया जाता था। ये पार्ट आप लोग याद रखो। साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि लोथल, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी रेड कलर के क्ले के यूटेंसिल्स वो लोग यूज करते। पॉटर का व्हील जिसको हम चरखा कहते हैं, जिसके ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसको बेस्ट डिवाइस कहा जाता है क्ले वर्क के लिए। हमें पता है कि गरबा पिक्चर जिसको हम गरबो कहते हैं, जिसपे हम दिया रखते हैं नवरात्रि के टाइम पे, वो भी क्ले से ही बनाया जाता है। इंडियन आर्टिशंस जो है वो अनबेक्ड क्ले जिसको टेराकोटा कहा जाता है उसका यूज एंशिएंट टाइम से कर रहे हैं। हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं। रिमेन्स का मतलब पुरानी मूर्तियां मिली है जो मिट्टी की बनी होती थी। कहाँ से मिली है? तो नागार्जुन कोंडा जो साउथ इंडिया में एक जगह है, वहां से हमें रिमेन्स मिले, और साथ साथ में हैंडमेड क्ले के यूटेंसिल्स भी मिले हमें लग्नज के पास से, जो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये अनबेक्ड क्ले को टेराकोटा कहते हैं। ये पार्ट आप लोग खास करके याद रखोगे। और क्ले के यूटेंसिल्स लग्नज में से मिले हैं, ये पार्ट भी आप लोग खास करके याद रखोगे।
क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया। फिर हम डिस्कस करेंगे आर्ट ऑफ वीविंग। वीविंग का मतलब होता है जहां पे हम कॉटन के बॉल्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू थ्रेड, और उन थ्रेड का यूज करके हम क्लोथ्स बनाते हैं, उसको कहा जाता है वीविंग या तो स्पिनिंग। आपने गांधी जी का चरखा देखा होगा, वो कॉटन का यूज करके थ्रेड बनाते थे, और उसी थ्रेड का यूज होता है बाद में क्लोथ्स बनाने के लिए। तो ये सब कुछ स्पिनिंग और वीविंग का ही पार्ट है। पहले के टाइम पे हैंड वीविंग की जाती थी। अभी तो आप लोगों को पता ही है कि हैंडलूम्स आ चुके हैं, पावर लूम्स आ चुके हैं, जिसका यूज करके क्लोथ्स बनाए जाते थे। कुछ जगहों पे अभी भी हैंड वीविंग की जाती है, यानी कि हैंड का यूज करके क्लोथ्स बनाए जाते हैं। जैसे कि स्वेटर्स बनाती है दादी माँ या तो नानी माँ, तो वैसे ही अभी भी कुछ जगहों पे हैंड वीविंग की जाती है। इसमें आप लोगों को एक पर्टिकुलर क्लोथ याद रखना है, जिसको हम कहते हैं म्यूसलिन, जो ढाका से बिलोंग करता है। ढाका यानी कि बांग्लादेश की कैपिटल। ये इतना फाइन क्लोथ होता है कि जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, छोटी सी रिंग में से पूरा क्लोथ पास हो जाता है, इतना फाइन होता है ये। एक पर्टिकुलर मैच बॉक्स यानी कि माचिस की डिब्बी के अंदर भी बहुत बड़े क्लोथ को हम इजीली फोल्ड करके इसमें रख सकते हैं। ये म्यूसलिन के बारे में आप लोगों को रिपीटेडली 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आप इजीली याद रख लेना। साथ साथ में पाटन का पटोला फेमस है, कांजीवरम की और बनारस की साड़ी फेमस है, राजस्थान की बांधनी फेमस है। ये आप लोगों को मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, तो ये पार्ट भी आप लोग याद रखोगे। अब सोलंकी एरा, जो गुजरात का मतलब कि सोलंकी राजा जो गुजरात में रूल करते थे, उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है वीविंग के लिए। उस टाइम के जो राजा थे सिद्धराज जयसिंह, उनके टाइम पे बहुत सारे आर्टिशंस यानी कि वीवर्स पाटन में रहते थे। सिद्धराज जयसिंह पाटन में रहते थे, वो उस टाइम पे वहां पे रूल करते थे। पाटन के जो पटोलाज है वो वर्ल्ड फेमस है, और ये आर्ट फॉर्म 850 इयर्स से भी पुराना है। अब बेवर्ड इक्त, ये वर्ड भी आप लोगों को याद रखना है, जिसका मतलब होता है पटोला ऑफ पाटन। इक्त का मतलब वीविंग होता है, ये आप लोगों को 1 मार्क में पूछते हैं। अब बेवर्ड इक्त का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी टाइप की साड़ी है जहां पे दोनों तरफ प्रिंटिंग की जाती है, उसको हम दोनों तरफ से पहन सकते हैं। इसका ओरिजिनल कलर हमेशा इंटैक्ट रहता है, मतलब कि धोने के बाद भी इसका कलर जाता नहीं है। एक गुजराती रेफरेंस आपको यहाँ पे दिया है, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं। मतलब कि ये पटोला फट जाएगा लेकिन कभी भी इसका कलर छूटेगा नहीं। मतलब कि ये कपड़ा फट सकता है, तुम इतनी बार पहनोगे, इतनी बार धोओगे, कि वो एट द एंड ऑफ द डे फट जाएगा, लेकिन उसका कलर कभी भी जाएगा नहीं। उतना अच्छे से ये पटोला बनाया जाता है। फिर आता है आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये जो आर्ट फॉर्म है वो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के टाइम से दिखाई देता है। एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े जो है वो हमें खास करके देखने को मिलते हैं सिंध वाले रीजन में, सौराष्ट्र और कच्छ। उस टाइम से लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े जो है वो मेन, वीमेन और चिल्ड्रन पहनते थे। अब बांधनी फेमस है जामनगर की, जेतपुर की, भुज की और मांडवी की। ये 1 मार्क में आप लोगों को पूछा जाता है, ये याद रखना है। जब भी हम बांधनी बनाते हैं तो उसमें एलिफेंट्स, पपेट्स, डाइस और पिक्चर की डिजाइन बनाई जाती है। कॉटेज इंडस्ट्री गुजरात के अंदर, कच्छ और सौराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये याद रखना है। साथ साथ में ये भी याद रखना है कि तोरणस बनाने के लिए एम्ब्रॉयडरी यूज की जाती है। छकड़ा, पिलो कवर, बेड शीट, शाख, टोडलिया, क्लोथ्स लाइक केडिया, इन सब के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है।
ये जो लास्ट पॉइंट है ये बोर्ड में बहुत बार 1 मार्क में पूछा गया है कि एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कच्छ में फेमस है वो कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटी करती है। कम्युनिटी का नाम है जाट कम्युनिटी, जो कच्छ के बन्नी एरिया में रहती है। वो अपने एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट इंडस्ट्री है लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में हम डेड एनिमल्स के स्किन का यूज करके डिफरेंट टाइप की चीजें बनाती है। जैसे कि पहले बनाए जाते थे मशक। मशक एक ऐसा टाइप का बैग होता था लेदर का जिसमें हम वाटर को स्टोर करते थे। अभी तो हमारे पास मेटल की, प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स होती है, लेकिन पहले के टाइम पे मशक का यूज किया जाता था। एक लेदर बैग होती थी जिसमें हम वाटर को कैरी करते थे। इसके अलावा कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, बेलोज, ये सब कुछ जो है लेदर का बनता था। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक बेलोज है। इसका यूज करते हैं ब्लैक स्मिथ। जब ब्लैक स्मिथ को आग की इंटेंसिटी इंक्रीज करनी होती है, जब फायर को इंक्रीज करना होता है तो इसको पंप करते हैं। पंप करने की वजह से एयर पास होती है और उस एयर की वजह से फायर बढ़ जाती है। साथ साथ में हम फुटवेयर, लेदर के बेल्ट्स, ये सब कुछ में लेदर को यूज करते हैं। साथ साथ में पहले के टाइम पे जो शील्ड बनाए जाते थे, जो वॉर के टाइम पे यूज होते थे, वो भी लेदर के बनते थे। इसके अलावा राजस्थानी जो मोजड़ी है, शूज है, लेदर नीटेड पर्सेस है, बेल्ट्स है। साथ साथ में हॉर्स एंड कैमल को हमने देखा है कि उसके ऊपर साज, पालन और लगाम, ये सब कुछ लेदर से ही बनता था। नेक्स्ट है डायमंड, जिसमें हम बीड वर्क और इनेमल वर्क को डिस्कस करने वाले हैं। हमें पता है कि इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, 7517 किलोमीटर जितनी लंबी। इंडिया टोटल 3 साइड से वाटर के साथ कवर है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इसलिए डायमंड्स और बीड्स हमारे लिए इजीली अवेलेबल हैं। हम अलग अलग टाइम के जेमस्टोन्स और डायमंड को यूज करते हैं। पुराने टाइम से हमारे कंट्री में डायमंड और बीड्स का ट्रेड चलता आ रहा है। 2 वर्ल्ड फेमस डायमंड हमारे पास थे, जैसे कि कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल, ये दोनों आपको याद रखना। अब ये जो पर्टिकुलर डायमंड्स थे उसका यूज किया जाता था ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। जो रिच और रॉयल पीपल थे वो डायमंड की ज्वेलरीज पहनते थे गोल्ड की ज्वेलरीज के साथ। डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमेराल्ड, टोपाज, ये सब कुछ यूज किया जाता था क्राउन बनाने में, थ्रोन्स बनाने में, ज्वेलरी जैसे कि ब्रेसलेट और गार्लैंड बनाने में। गुजरात का जो बीड वर्क है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तोरणस, पछित, पोट्स, बारी, चकड़ा, डेकोरेटिव कोकोनट, जिसको हम लग्नना नारियल कहते हैं, इंढोनी, मोढ़िया, ये सब कुछ बनाने के लिए बीड्स का यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से बीड्स का यूज करके चीजें बनाई जाती। अब इनेमल वर्क के बारे में आप लोगों को 2 मार्क्स में बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। इनेमल वर्क के अंदर हम ब्राइट कलर्स यूज करते हैं, खास करके रेड, ग्रीन और ब्लू। साथ साथ में हम गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं इन कलर्स को, जिसमें हम रिंग्स बनाते हैं, बेंगल्स बनाते हैं, ईयर रिंग्स बनाएंगे, की चेन और चेन। इनेमल वर्क जो है वो जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद का वर्ल्ड फेमस है। जरी वर्क के अंदर हम गोल्ड और सिल्वर थ्रेड्स का यूज करके क्लोथ्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। और जरी वर्क सूरत का बहुत फेमस है। ये आप लोगों का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 1 मार्क का, जो आप लोगों को पूछेंगे। अब नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जरदोशी वर्क, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सूरत में बहुत सारी जरी वर्क देखी जाती है, साड़ीज में, पानेतर में, खरचोड़ा में,
हर जगह पे। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। मेटल वर्क, मेटल वर्क एक बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है। पुराने टाइम पे लोथल, जहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, वहां पे आर्टिशंस जो है वेपन्स बनाते थे मेटल्स के, जैसे कि सिकल, फिर ड्रिल बनाते थे और नीडल बनाते थे कॉपर और ब्रॉन्ज के। उसके बाद उन्होंने यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स बनाना भी स्टार्ट किया। धीमे धीमे आर्म्स एंड एम्यूनेशन यानी कि हथियार एंड गोला बारूद सब कुछ मेटल्स के बनते थे। उस टाइम पे गोल्ड्स एंड सिल्वर का यूज किया जाता था ऑर्नामेंट्स बनाने में। कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स बनते थे, आइडल्स बनते थे और इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स भी आयरन के वो लोग बनाते थे। फिर आता है वुडन आर्ट फॉर्म, जहाँ पे हम वुड की चीजें बनाते हैं। पहले के टाइम पे वुड को यूज किया जाता था एज अ फायरवुड, यानी कि लकड़ी को जलाते थे और उसका खाना, उसमें से खाना बनाते थे, उसका यूज करके खाना बनाते थे। बाद में वुड का यूज किया जाता था वेपन्स बनाने में, और आजकल हम बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन वर्क में वुड को यूज करते हैं। साथ साथ में हम आइडल्स यानी कि मूर्तियां बनाते हैं वुड की, टॉयज बनाते हैं बच्चों के लिए, वुडन पिलर्स बनाते हैं, विंडोज, डोर्स, और छोटे हाउसेस जो है, हट्स जो है, उसके टेरेस भी वुड से बनते हैं। थ्रोन्स यानी कि सिंहासन भी, चेयर्स, ग्रिल्स, ये सब कुछ वुड का फेमस है, बनाया जाता है वुड का यूज करके। ईडर और संखेड़ा, ये गुजरात की ऐसी जगह है जो अपने वुडन फर्नीचर और टॉयज के लिए फेमस है। फिर आता है इनले वर्क। इनले वर्क में हमें ये याद रखना है कि जो इंडियन किंग्स थे, एम्परर्स थे, रूलर्स थे और रॉयल पीपल थे, वो अपने टाइम पे नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दमनी, ये सब कुछ प्रेशियस जेम्स यानी कि डायमंड्स, पर्ल्स और रूबीज का यूज करके पहनते थे। अब राजस्थान का जो बीकानेर एरिया है वो अपने इनले वर्क के लिए फेमस है। फिर आता है अकीक वर्क, जहां पे प्रीशियस स्टोन का यूज किया जाता है। स्पेशल टाइप के कलरफुल स्टोन्स, जो सिलिका ब्लू या तो व्हाइट स्टोन जिनको कहा जाता है, जिनको सेल्सेडोनिक भी कहा जाता है। इसके अंदर कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। इसमें एक आपको स्टोन याद रखना है, कार्नेलियन स्टोन, जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और रेड कलर का होता है। अब गुजरात में अलग अलग टाइप के स्टोन देखने को मिलते हैं, अहमदाबाद में, रणपुर में और सूरत में। इन सब स्टोन्स को खंभात भेजा जाता है मोल्ड करने के लिए, उसका शेप चेंज करने के लिए, उसके डिजाइन्स को चेंज करने के लिए। बीड्स है, गार्लैंड्स है, उन सब का यूज, उन सब में स्टोन्स का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आर्ट फॉर्म है पेंटिंग। पेंटिंग एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहां पे लाइंस और कलर्स का यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए। पेंटिंग जो है वो 5000 ईयर ओल्ड पुराना आर्ट फॉर्म है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है। जब भी हमने डिफरेंट साइट्स पे एक्सकावेशन किया तो हमें बहुत ही पुराने पेंटिंग्स मिले, जैसे कि भीमखेड़ा नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पे स्टोन एज के टाइम के पेंटिंग्स मिले। उस टाइम पे जो स्टोन एज के लोग थे वो एनिमल्स, बर्ड्स को पेंट करते थे जहाँ पे वो रहते थे। प्रिमिटिव मैन यानी कि आदिवासी लोग उस टाइम पे केव्स में रहते थे, तो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे वो पेंटिंग करते थे एनिमल्स की और बर्ड्स की। साथ साथ में हमें बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, राइनोसोरस, डियर, उन सब की पेंटिंग देखने को मिलती है। अगर आप लोग अजंता एलोरा केव्स घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम फेस्टिवल्स के टाइम पे स्वस्तिक बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और गणेश जी की पेंटिंग ड्राइंग करते हैं सेलिब्रेट करने।
नेक्स्ट आते हैं फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया, जहां पे हम सिंगिंग, प्लेइंग एंड डांसिंग को डिस्कस करने वाले हैं। उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए और मोरल एजुकेशन के लिए इन्हीं आर्ट फॉर्म्स का यूज किया जाता था। वो हमें पता है कि जो एंशिएंट टाइम से ड्रामाज किए जाते हैं वो रामायण और महाभारत के ऊपर बेस्ड होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूजिक को। म्यूजिक जो है वो इंडिया का बहुत ही यूनिक है, जहाँ पे ट्यून, रिदम और हारमोनी हमें फील होती है। हमें पता है कि टोटल 4 वेद होते हैं, उसमें से सामवेद जो है वो म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड है। सामवेद के जितने भी ऋचास है यानी कि जो भी श्लोक है वो ट्यून और रिदम में गाए जाते हैं। म्यूजिक में सिंगिंग और प्लेइंग दोनों आता है, और जो म्यूजिक के 7 वोवेल्स है जो आप लोगों को पता है वो याद रखने हैं, दैट इज सारे गामा पाधा नी सा। ठीक है। अब इंडियन म्यूजिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा होता है फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक का मतलब रीजनल म्यूजिक। राजस्थान का अलग म्यूजिक होता है, गुजरात का अलग होता है, पंजाब का अलग होता है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का अलग होता है, आसाम का अलग होता है, मध्य प्रदेश का अलग होता है। तो जो रीजनल म्यूजिक है उसको हम फोक म्यूजिक कहते हैं। और क्लासिकल म्यूजिक तो आप लोगों को पता ही है। क्लासिकल म्यूजिक में टोटल 6 राग होते हैं, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी एंड मालकोन्स। ये आप लोगों को याद रखने हैं। हम ऐसा कहते हैं कि जो भगवान शिव का पंचमुख है वहां से सारे राग्स ओरिजिनेट हुए हैं। एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं म्यूजिक के ऊपर, जैसे कि संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। इनके ऑथर्स के नाम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं। साथ साथ में किन लोगों ने कौन से टाइम पे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखे थे वो याद रखना है। जैसे कि संगीत मकरंद को एक म्यूजिक स्कॉलर थे नारद, उन्होंने लिखा था 900 BC के टाइम पे। उसमें 19 वीनास और 101 रिदम्स को डिस्क्राइब किया। फिर आते हैं संगीत रत्नाकर के बारे में, जो लिखा गया है पंडित सारंग देव के द्वारा, जो दौलताबाद रहते थे। उनको साउथ म्यूजिक एंड सारंगी नॉर्थ म्यूजिक का नॉलेज था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत रत्नाकर को मोस्ट ऑथेंटिक बुक कहा है म्यूजिक का। ये जो नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में ये बहुत बार पूछा गया है कि किसने संगीत रत्नाकर को मोस्ट ऑथेंटिक बुक कहा है म्यूजिक में। फिर संगीत पारिजात भी इंपॉर्टेंट बुक है, जो पंडित आहुबले ने लिखी थी 1665 के टाइम पे, जो नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर बेस्ड है। उसमें टोटल 29 टाइप्स के ट्यून्स को डिस्कस किया गया। फिर आप लोगों को पता ही है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अमीर खुसरो नाम के एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन थे। उनको म्यूजिक और पोइट्री दोनों का नॉलेज था। उनको तूती ए हिंद कहा जाता था, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि किसको हम तूती ए हिंद कहते थे, तो अमीर खुसरो को उस टाइम पे कहते थे। फिर 15th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट्स के टाइम पे बहुत सारे भक्ति संगीत लिखे गए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी, कबीर जी, तुलसीदास जी, मीराबाई एंड नरसिंह मेहता जी का संगीत म्यूजिक फेमस है। उनके जो डिसिपल्स थे, डिसिपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन एंड ड्यूएट गर्ल ताना रेरी, उनको रेयर जेवल्स कहा जाता है 15th सेंचुरी के म्यूजिक में। अब आर्ट ऑफ डांस, जिसको हम नृत्य कहते हैं। नृत्य वर्ड संस्कृत वर्ड नृत्य में से आया है। डांस के अंदर ब्यूटी तो होती ही है, साथ साथ में ताल और लय उसका भी इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी जो है वो ओरिजिनेटर ऑफ डांस है।
हमने शिव जी की मूर्ति देखी है नटराज के फॉर्म में, जो एक डांसिंग पोज है शिव जी का। ऐसा कहा जाता है कि हेवन से डांस को अर्थ के ऊपर शिव जी लेकर आए। अब हम डिफरेंट डांस फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट आता है भारतनाट्यम। आप लोगों को ये डांस फॉर्म शॉर्ट नोट में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है कि कौन सा डांस कौन से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के साथ रिलेटेड है, उसमें कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है, और कौन सी फेमस पर्सनालिटी डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी। पहले हम बात करेंगे भारतनाट्यम की, जो तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट से सिचुएटेड है या तो कनेक्टेड। अब 2 बुक्स लिखी गई है भारतनाट्यम की। एक है भारत मुनि ने लिखी हुई बुक नट्य शास्त्र, और नंदिकेश्वर ने लिखी हुई बुक अभिनव दर्पण। कुछ फेमस पर्सनालिटीज ने भारतनाट्यम को परफॉर्म किया, जैसे कि गोपी कृष्णा, मृणालिनी साराभाई, और फेमस एक्ट्रेसेस जैसे कि वैजंती माला एंड हेमा मालिनी। फिर आता है कुचिपुड़ी, जो 15th सेंचुरी में क्रिएट हुआ था, जहां पे विमेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें अलग अलग टाइप के पोजेस एंड जेस्चर्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। साथ साथ में ये याद रखना है कि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी एंड शोभा नायडू ने इस डांस फॉर्म को फेमस किया। कथकली जो है वो केरला का डांस फॉर्म है। यहाँ पे रामायण और महाभारत, जो हमारे बहुत बड़े ड्रामाज रहे हैं, उनको संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज में यहाँ पे शो किया जाता है। यहाँ पे प्लेटेड अटायर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे जो इनका अटायर है वहां पे प्लेट्स लगी हुई होती है। अलग अलग टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन से हम कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे डांसर के सर के ऊपर एक क्राउन होता है। डांसर जो है वो अलग अलग टाइप के फेशियल एक्सप्रेशंस करती है, हैंड के पोज करती है, त्रिलोक को शो करने के लिए। अब यहाँ पे स्टेज के ऊपर एंट्री सिर्फ अर्थन लैंप की जो लाइट है उसी के थ्रू की। कुछ नाम आप लोगों को याद रखने हैं, श्री वल्लठोड, फिर कमल मंडलम एंड कृष्ण प्रसाद एंड शिवारामन। उन्होंने वर्ल्ड फेमस ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म जो है वो उन्होंने परफॉर्म किया है। फिर कथक डांस के बारे में हम जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कथन करे सो कथक कहावे, मतलब कि जिसको कथा करनी आती है वही कथक कर सकता है। कथक डांस फॉर्म जो है वो लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के इवेंट्स और इंसिडेंसेस को डिस्क्राइब करता है। श्रृंगार भक्ति जो वैष्णव कम्युनिटी परफॉर्म करती है, वो श्रृंगार भक्ति हमें कथक डांस में दिखाई देती है। यहाँ पे डांसर जो है वो एक पैर पे खड़े होके पूरा डांस करता है, गोल गोल घूमता है। विमेन्स जो है वो यहाँ पे नैरो ट्राउजर्स पहनती है एंड फ्रिल्ड फ्रॉक अटायर्स पहनती है। पंडित श्री बिरजू महाराज, सीतारा देवी एंड कुमुदिनी लाखिया, इन्होंने इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को परफॉर्म किया। मणिपुरी डांस फॉर्म जगह से पता चल जाता है कि ये मणिपुर के लोग करते होंगे, जहां पे भगवान श्री कृष्ण की रास लीला और बाल लीला को शो किया जाता है। मणिपुरी डांस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है लस्सी और दूसरा है तांडव। जहां पे प्लेटेड ग्रीन कलर के अटायर्स और पेटीकोट पहना जाता है, इसको हम क्यूमीन कहते हैं। सिल्क ब्लाउज पहना जाता है, बेल्ट पहना जाता है वेस्ट के अराउंड। अब ये पर्टिकुलर नाम आप लोगों को याद रखने हैं जो मणिपुरी डांस के साथ एसोसिएटेड। फिर आता है ड्रामेटिक आर्ट, यानी कि ड्रामा। ड्रामा की जो वर्ल्ड फेमस बुक है वो है नट्य शास्त्र, जो भारत मुनि ने लिखी थी, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। अब उनका एक स्टेटमेंट याद रखना है, there is no book, there is no sculpture, there is no knowledge and there is no deed which is lacking in dramatic art। कहने का मतलब ये है कि हम डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें करते हैं उन सब चीजों के साथ
ड्रामा एसोसिएटेड है। भरत मुनि ने जो फर्स्ट ड्रामा लिखा था वो था देव असुर संग्राम। ठीक है। अब भास एक पोएट थे जिनको पोएट ऑफ पोएट यानी कि पोएट के भी पोएट हैं ऐसा कहा जाता है। उन्होंने भी ड्रामास लिखे थे। ये ड्रामास के नाम याद रखने हैं। और ये जो रेड कलर का पोर्शन है ये आप लोगों को मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछा जाता है। कालिदास जी ने बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड फेमस ड्रामास लिखे हैं जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्ष्यम एंड मालविकाग्नि मित्रम। ये नाम आप लोगों को याद रखने। जयशंकर सुंदरी जो गुजरात के एक पर्टिकुलर राइटर है उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रामास लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने प्ले परफॉर्म किए, ड्रामास परफॉर्म किए हैं जिनको हम गुजराती नाटक कहते हैं। उन सब लोगों के नाम आप लोगों को लास्ट पैरा में दिए हुए हैं। ये नाम वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जयशंकर सुंदरी जी का नाम आप लोगों को याद रख। अब एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो डेफिनेटली आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। दैट इज भवाई, जो एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा है जिसको 700 ईयर्स पहले असित ठाकर नाम के इंसान ने स्टार्ट किया था। ये 1 मार्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भवाई को कब और किसने स्टार्ट किया था। भवाई जो है वो एक ऐसा ड्रामा है जहां पे पब्लिक एजुकेशन को डिस्कस किया जाता है एंटरटेनमेंट के साथ। सोलंकी एरा से ये परफॉर्म करते हैं। इस आर्ट फॉर्म में कोई कर्टेन्स नहीं होते हैं। यहाँ पे लाइट ह्यूमर यानी कि मस्ती मजाक चलता है। म्यूजिक को प्ले किया जाता है ट्रम्पेट के ऊपर। कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इस ड्रामा में जैसे कि रामदेव, झांडा झूलन एंड कजोड़ा। ये सब मेन फीचर्स है भवाई के। इसमें रंगला एंड रंगली करके 2 फेमस कैरेक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं गर्ल्स एजुकेशन को एंड सेव द गर्ल चाइल्ड मूवमेंट को। भवाई ट्रम्पेट पे प्ले की जाती है और भगवान के प्रेयर्स इसमें रिसाइट किए जाते हैं। इसके अलावा अब हम गुजरात में कौन कौन से फोक डांसेस परफॉर्म करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले आते हैं ट्राइबल डांसेस यानी कि जो आदिवासी लोग परफॉर्म करते हैं फेस्टिवल्स और मैरिजेस और फेयर्स के टाइम पे। जो सर्कल में डांस वो लोग परफॉर्म करते हैं। ड्रम्स, ट्रेडिशनल मंजीरा, ढोलक का यूज किया जाता है। एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म आपको याद रखना है जिसको हम कहते हैं छड़ो, जहां पे कैरेक्टर्स जो है वो बर्ड्स की तरह डिफरेंट टाइप की आवाजें निकालते हैं, डांस करते हैं। पीकॉक, स्क्विरल, स्पैरो बन के वो लोग डांस करते हैं। फिर मालीनो चढ़ो, ठाकरियो चाड़ो, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। एक टिप्पणी डांस आप लोगों को बहुत ज्यादा पूछा जाता है जहां पे लेबर्स जो है वो जो हमको यहाँ पे स्टिक दिखाई दे रही है उस स्टिक को अर्थ के ऊपर नीचे स्ट्राइक करके डांस किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं टिप्पणी डांस। फिर गरबा तो आप लोगों को पता ही है जो नवरात्रि के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। अर्थन लैंप को पिक्चर के अंदर रखा जाता है, गोल गोल राउंड राउंड करके गरबा जो है वो परफॉर्म करते हैं। जो आसो सुद एकम से आसो सुद नवमी के बीच परफॉर्म किया जाता है। शरद पूनम के दिन भी इसको परफॉर्म किया जाता है। जो माँ आद्या शक्ति है जिनको गॉडेस ऑफ पावर मदर जगदम्बा भी कहा जाता है, उनको वर्शिप करने के लिए हम गरबा को परफॉर्म करते हैं। बीच में मांडवी रखी जाती है जहाँ पे माता जी की मूर्ति होती है और उसके सराउंड लोग जो है अपने हैंड्स और ड्रम्स के बीट पे डांस करते हैं। बहुत सारे गुजराती पोएट्स हैं जिन्होंने गरबा और श्रृंगार भक्ति और कृष्ण भक्ति के ऊपर लिखा है, जैसे कि दयाराम जी है। उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण का एक पर्टिकुलर लव था गरबी पे, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने पोएम्स लिखी हुई। फिर आता है रास, जो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला के ऊपर डिपेंडेंट है।
जो नरसिंह मेहता जी ने भी उसको बहुत बार अपने स्टोरीज में डिस्क्राइब किया गया है। डांडिया रास उसका वन ऑफ दी फेमस रास का फॉर्म है, ये आप लोगों को याद रखना है। डांडिया रास परफॉर्म करते वक्त चनिया चोली पहनती हैं लड़कियां, और लड़के जो है वो केडिया और धोती का यूज करके जो है धोती पहन के रास को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा गुजरात में बहुत सारे डांस फॉर्म हैं। इन सब के बारे में आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब इसमें से अभी तक कोई भी डांस फॉर्म वैसे पूछे नहीं गए हैं। आप लोगों को सिर्फ 1 मार्क्स के फॉर्म में ही इन सबको याद रखना है। जैसे कि गोफ गुंथन डांस, जहाँ पे ड्रम्स बीट का ताल और लय का यूज करके बनाया जाता है, ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ज़्यादा चीज़ें इसमें याद नहीं रखनी क्योंकि अभी तक पूछा नहीं जाता है। फिर एक धमाल डांस आता है सिद्दीज का, ये आप लोगों को 1 मार्क में बहुत बार पूछते हैं। सिद्दी कम्युनिटी जो है वो एक्चुअल में अफ्रीका से इंडिया आई थी, और जो गिर का जंगल है उसके पास एक जम्बूर विलेज है, वहाँ पे ये सिद्दीज रहते हैं। वो लोग एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म करते हैं हो साउंड करके साथ, हो करके वो चिल्लाते जाते हैं और डांस परफॉर्म करते हैं। वो लोग कोकोनट के शेल का यूज करते हैं, अर्थन लैंप का यूज करते हैं, अपने सराउंडिंग में पीकॉक के जो फेदर्स है वो पहनते हैं, ड्रम्स का यूज करते हैं, ढोलक का यूज करते हैं और डांस करते हैं। उनको सिद्धि डांस कहा जाता है। फिर मेरायो डांस, पढ़हर डांस, काली एंड मेर डांस, ये पर्टिकुलर डांस के सिर्फ रीजन आप लोगों को याद रखने, जैसे कि बनासकाठा रीजन, सुरेंद्र नगर रीजन, कहाँ पे कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है वो सिर्फ याद रखना है। जैसे ही सौराष्ट्र के कोली लोग जो है वो कोली डांस करते हैं। फिर मेरे डांस सौराष्ट्र का फेमस है। जो एक और डांस होता है भरवाड़ ट्राइब परफॉर्म करती है। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे कौन सा डांस कौन से लोकेशन के साथ एसोसिएटेड है सिर्फ वही याद रखना है। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना।